नमस्कार मित्रों, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट पर आप सभी बच्चों का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं अमित दुबे स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक वर्ड और एक एक लाइन को किताब की भाषा में समझाते हुए और हमारी अपनी भाषा में आपको समझाते हुए मैं आपको इतना सरल और सटीक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आप इस चैप्टर को अगर चाहेंगे तो दूसरों को पढ़ा सकेंगे। आप इतने काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर के साथ। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लवर हैं और अनय पांडे हैं। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे बेटा। अनय, आप 11th की क्लास में क्या कर रहे हैं बेटा? आपकी तो क्लासेस 12th की है ना, अपनी क्लासेस में उपस्थित रहा करिए। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ आज के इस चैप्टर को। एक चैप्टर को एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, अक्सर मैं व्यस्त रहता हूँ। तो आज एक वीडियो लेक्चर में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो समय लग जाए पूरा समय देकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब क्या? पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर। भैया सबको पता है पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर। ऑफ का मतलब होता है काकी के। आ लेडी मतलब होता है एक महिला। तो उल्टा पढ़ेंगे, एक महिला की पोर्ट्रेट, एक महिला की तस्वीर। लेखक हैं खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह खुद अपनी दादी के बारे में आपको ये पूरी कहानी में बताने वाले हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कहानी मेरी 11th की कई सारी कहानियों में से पहली जो कहानी है, ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मेरी खुद की ये पसंदीदा कहानी है। आइए हम आगे चलते हैं और अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में ही पूरी कहानी में आपको बताएंगे, कुछ अलग से नहीं है, बस एक कहानी है छोटी सी, हमें इसे पढ़ना है। कह रहे हैं, माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी माँ। लाइक एवरीबडीज, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो एवरीबडीज, हर किसी की ग्रैंड मदर दादी माँ की ही लाइक तरह वाज थी एन ओल्ड, एक बूढ़ी वुमेन महिला। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। क्लियर? माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की ही तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। भैया दुनिया के हर बच्चे की दादी बूढ़ी ही होती है, किसी की दादी 16 साल की तो नहीं होंगी। ठीक? सत्यम कुमार, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून बेटा। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड विंकल्ड, विंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ, और झुर्रियों से भरी हुई थी, फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से, दैट जब से, आई हैड नोन, मैं जानता था, हर उन्हें, मैं जब से उन्हें जानता था, लगभग 20 ईयर्स, 20 सालों से, सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और झुर्रियों से भरी हुई थी। रिवीजन कराने जैसा कुछ नहीं है। ठीक? पीपल सैड, लोग कहते हैं, दैट की सी हैड वंस, की वंस कभी, वंस बीन यंग, सी हैड वंस बीन यंग, की वो कभी जवान थी, एंड प्रिटी, और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड, और यहाँ तक कि था, अ हस्बैंड, उनका एक पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड, इस बात पर विश्वास करना, बिलीव, हार्ड
टू बिलीव, इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है। लेकिन इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता, या फिर इस बात पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। रिवीजन कर लीजिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। लगभग 20 सालों से दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled, वो बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है, या फिर लेकिन इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। माई ग्रैंड फादर्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, फिर आ गया पोर्ट्रेट, सब पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर। मेरे दादाजी की तस्वीर, हंग मतलब होता है लटकाना, तो लटक रही है अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब होता है अंगीठी। अंगीठी के अबव, अंगीठी के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक कक्ष। बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है या लटक रही है। हम सभी के घरों में, भैया आपके घरों में तो नहीं, लेकिन ठंडे प्रदेशों में, जैसे ये मान लीजिए बैठक रूम है, ठीक है, यहाँ बैठक रूम है, तो यहाँ पे अंगीठी बना दी जाती है। यहाँ पे आग जलाते हैं और बहुत ठंड हो अगर, तो यहीं पर आग जलाकर आग तापते हैं, ठीक। और यहाँ पर कह रहा है कि ये है अंगीठी, इसी को आग जिसमें जलाई जाती है वो अंगीठी, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर कह रहा है कि मेरे दादाजी की तस्वीर यहाँ अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी, टंगी हुई थी कह सकते हैं, ठीक है। ही वो, और उन्होंने पहन रखी थी अ बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन, एक बड़ी पगड़ी। एंड लूज, और ढीले ढाले फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। अनय पांडे कहते हैं सर प्लीज बता दीजिए, क्या बता दें? मेरा 10th में 85 आया था, 85% आया था। अनय कोई दिक्कत है तो कोचिंग का नंबर नीचे लाल रंग की पट्टी में चल रहा है, कॉल कर लिया करिए। अब आप क्लास डिस्टर्ब करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? गुरुदेव मैं हर क्लासेस की लेक्चर में प्रेजेंट रहता हूँ 2 मिनट के लिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे क्या कहते हैं आगे, कि उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चलता है, आप डायरेक्ट कॉल किया करिए। आपके कमेंट्स मुझे नीचे दिखते हैं यहाँ पे, ठीक। His long, उनकी लंबी वाइट सफेद बियर्ड, दाढ़ी ने कवर ढक रखा था। द बेस्ट पार्ट, अधिकतर हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का। और उनकी लंबी दाढ़ी ने उनकी छाती की अधिकतर भाग को ढक रखा था, अर्थात उन्होंने दाढ़ी लंबी रखी रही होगी। एंड और ही लुक्ड, वो लग रहे थे एटलीस्ट 100 years old, लगभग 100 साल के। एटलीस्ट कम से कम 100 year olds, 100 साल के। और उनको देखकर वो कम से कम ऐसा लगता था कि उनकी आयु कम से कम 100 साल हो, या फिर वो कम से कम 100 साल की आयु वाले लग रहे थे, ठीक। He did not look, उनको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि sort of person, sort of person मतलब उस प्रकार का व्यक्ति, वो उस प्रकार के व्यक्ति हैं who would have, जिसके पास हो a wife, कोई पत्नी, और children या बच्चे। उनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनकी कोई पत्नी अथवा बच्चे हों। He looked, उनको देखकर ऐसा लगता था as if, मानो he could only have, कि उनके होंगे लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते और पोतियां। उनको देखकर ऐसा लगता था, ऐसे कह दीजिए सीधा सीधा, कि वे ऐसे नहीं लगते थे जिसकी कोई पत्नी या बच्चे हों। उनको देखकर तो ऐसा लगता था कि उनके बहुत से पोते और पोतियां होंगे। As for my grandmother, और जहाँ तक मेरी दादी माँ के being young, जवान एंड प्रिटी और सुंदर होने की बात है, the thought, यह विचार ही was almost revolting, लगभग घृणात्मक था। अर्थात इस विचार पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुद्ध शब्दों में कहें कि जहाँ तक मेरे दादी के जवान और सुंदर होने की बात है,
यह विचार ही घृणात्मक था, अर्थात इस विचार से ही मुझे घृणा हो जाती थी कि क्या कभी दादी भी सुंदर हो सकती है। अर्थात इस बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। ठीक है, आगे चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ रिवीजन कराने जैसा कुछ है। बस ऐसे पकड़ते चलिए, पूरा चैप्टर एक ही दिन में आज खत्म कर देंगे। इसको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया करेंगे, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी पढ़ने में, और मेरा शेड्यूल जो बिजी रहता है वो भी मैनेज हो जाएगा। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर बताया करती थी, द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज चाइल्ड, बचपन में। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। रैना कुशवाहा कहते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद भैया। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड, और दैट सीम्ड, और इनको सुनकर, या फिर जो खेल वो खेला करती थी उनको सुनकर, सीम्ड क्वाइट absurd, ये थोड़ा सा उनके लिए मूर्खतापूर्ण एंड अनडिग्निफाइड और अपमानजनक प्रतीत होता था। अक्सर सी ऑफ्टन, वो अक्सर टोल्ड अस, हमें बताया करती थी, द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, अपने बचपन में। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। अब बचपन में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? छुपम छुपाई, कंचे, पकड़म पकड़ाई, तो तरह तरह के खेल। तो जब दादी कहती थी कि मैं भी पकड़म पकड़ाई खेलती थी, तो ये सोचते थे कि अरे बूढ़ा तो आप अगर भागती होंगी तो आपके तो एक आध हड्डी खसक जाती होगी। तो उनके लिए कोई बच्चा अगर पकड़म पकड़ाई खेले तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बूढ़ा व्यक्ति पकड़म पकड़ाई खेले तो ये तो ऐसा लगेगा कि भैया दादाजी रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई हड्डी खसक जाए और हमको इलाज कराना पड़े। आपको ये शोभा नहीं देता, आपके लिए ये मूर्खतापूर्ण है ऐसा करना, आपके लिए ये अपमानजनक है कि आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ठीक, तो वही चीज, तो उनके लिए दैट, उनके लिए ऐसा करना सीम्ड, प्रतीत होता था, क्वाइट absurd, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड, और अपमानजनक, ऑन हर पार्ट, उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड, और हम मानते थे इट, उनकी इन सब बातों को, लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे द फेबल्स, वो कहानियां सुनाई करती थी, और प्रॉफिट्स, धर्मगुरुओं के बारे में, सी यूज टू टेल अस, सी वह यूज टू करती थी या किया करती थी, टेल मतलब बताना, अस मतलब हमें क्या, फेबल्स, कहानियां, जैसी कि वो हमें कहानियां सुनाया करती थी। किसके बारे में? प्रॉफिट्स, धर्मगुरुओं के बारे में। कहानियां कभी सच नहीं होती ना, तो वही चीज कि हम उनकी बातों को कहानियों जैसा मानते थे। अब मेरी मम्मी बचपन में मुझे एक कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा थे, उनकी 7 रानियां थी, और 7 रानियों के बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक साधु आते हैं राजा के पास, और राजा को 7 आम देते हैं और कहते हैं कि ये 7 रानियों को खिला दीजिएगा, सबके बच्चे हो जाएंगे। अब राजा 7 आम ले जाके 7 रानियों को दे देते हैं। 6 रानियां तो आम को तुरंत खा लेती हैं, लेकिन 7वीं रानी नहा रही होती हैं, तो वो कहती है हमारा आम रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अब वो आम खाए इससे पहले एक नेवला आकर उनके आम को जूठा कर देता है। फिर वो उस नेवले के द्वारा जूठे किए गए आम को खाती हैं। तो सब बाकी की 6 रानियां तो पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन 7वीं रानी के गर्भ से एक नेवला जन्म लेता है। मेरी माताजी मुझे बचपन में कहानी सुनाया करती थी, बहुत लंबी कहानी है। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी एक महिला के गर्भ से कोई नेवला जन्म ले सकता है? तो ये असंभव है। उसी तरीके से वो दादी जब बताती थी कि हम ये सारे खेल खेला करते थे, तो वो भी बच्चा सोचता था, खुशवेंद्र क्या नाम है उनका, आपके लेखक का, खुशवंत सिंह सोचा करते थे कि दादी झूठ बोल रही है, जैसे कहानियों में होता है वैसे ही दादी झूठ मूठ की कहानी बना के बता रही हैं कि ये पकड़म पकड़ाई खेला करती थी, ये कंचे खेला करती थी। बात समझ में आई? दैट सीम्ड क्वाइट absurd, ये थोड़ा उनके लिए ऐसा करना, ऑन हर पार्ट मतलब उनके लिए ऐसा करना, सीम्ड क्वाइट absurd, थोड़ा सा absurd, मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड, और अपमानजनक प्रतीत होता था। और उनकी इन बातों को हम बिल्कुल वैसे ही मानते थे जैसे
प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के बारे में वहाँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। बात क्लियर हो गई? हाँ, रैना कुशवाहा कहते हैं सर हमने भी ये कहानी सुनी है। हाँ, हमारी मम्मी सुनाया करती थी, आपकी मम्मी भी सुनाती होंगी आपको। ठीक। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से शॉर्ट थी, छोटी थी। एंड फैट, और मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी बेंट हो गई थी। बूढ़े लोग थोड़े झुक जाते हैं, तो वही कह रहे कि थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो हमेशा से थोड़ी सी मोटी थी, सॉरी, वो हमेशा से छोटी थी और मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर उनके फेस, चेहरे पर वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स, उनके चेहरे पर झुर्रियों के क्रिस क्रॉस थे। बूढ़े लोगों के चेहरे पर झुर्रियों के निशान पड़ जाते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब होता है कट्टम कुट्टो वाला निशान। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, अर्थात उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स, उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। और ये झुर्रियाँ रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं से टू एवरीवेयर, कहीं को जाती थी। इन झुर्रियों का कोई अंत ही नहीं था, अर्थात उनके पूरे शरीर पर झुर्रियाँ थी। ठीक। तो मेरी दादी हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास है। सी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से ऐसी ही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हमने उनको जाना है, या फिर जैसा कि हम उनको जानते हैं। अर्थात वो जैसे आज बूढ़ी हैं वैसे ही वो पहले भी बूढ़ी थी। अर्थात वो हमेशा बूढ़ी थी, वो कभी जवान नहीं थी, वो कभी सुंदर नहीं थी। नीरज कहते हैं सर आप ग्रामर भी कराएंगे? बिल्कुल, ग्रामर भी कराएंगे, पूरा ग्रामर कराएंगे, लेकिन डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। पुस्तक आपको यूट्यूब पर पूरी पढ़ाई जाएगी, लेकिन ग्रामर की क्लासेस जो होती हैं वो हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर होती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है, नोट्स उपलब्ध कराने पड़ते हैं, तब जाके आप 11th की ग्रामर कंप्लीट कर पाते हैं। 11th और 12th की ग्रामर ऐसी ग्रामर है कि नीट नहीं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एयरफोर्स, नेवी, सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे स्तर से इसको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? हमें इस बात पर पूरा विश्वास था कि हमने जब से उन्हें देखा है वो हमेशा से ऐसी ही थी। कैसी थी भैया? बूढ़ी थी। और कैसी थी? आप सभी प्ले स्टोर पर चले जाइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ऐप का लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए DESIRE, डिज़ायर, POINT, डिज़ायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, हमारा ऐप आ जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा। ठीक है, और अपना क्षेत्र, किस क्षेत्र के आप निवासी हैं, और पासवर्ड बनाकर रजिस्टर कर लीजिए। ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, नोट्स और लाइव क्लासेस के साथ मिल जाएंगे। आप ये जो सोच रहे हैं कि ग्रामर पढ़ाया जाएगा कि नहीं, सब पढ़ाया जाता है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से आपको ऐप पर मिलता है। ठीक है, चलिए। अजय कुमार कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा। गोविंद सिंह कहते हैं हाय सर। गोविंद जी आपका स्वागत है डिज़ायर पॉइंट की इस नई क्लास में। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय और सबसे अधिक पसंद की जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट पर हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काम करते हैं बेटा। और यूपी बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भैया इलाहाबाद से हैं। बाकी आप चाहे जिस बोर्ड से विद्यार्थी हैं आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस NCERT ही है। नोन हर मैंने पीछे ही लिख दिया था। क्लियर? आगे, ओल्ड, वो बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। दैट, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब वो इससे ज़्यादा ग्रोन ओल्डर नहीं हो सकती थी। वो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। वो बूढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और वो रुक गई थी एट द सेम एज, एक ही आयु पर, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। और पिछले 20 सालों से वो एक ही आयु पर रुक गई थी। शी कुड नेवर, वो कभी भी नहीं रही होंगी, बीन प्रिटी, सुंदर,
वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। बट लेकिन शी वाज ऑलवेज, वो हमेशा से ब्यूटीफुल, सुंदर थी। वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। इसका क्या मतलब है? शारीरिक सुंदरता की बात कर रहा है कि वो कभी भी शारीरिक रूप से सुंदर नहीं रही होंगी, वो हमेशा से बूढ़ी ही रही होंगी। लेकिन फिर कहता है कि वो हमेशा सुंदर थी, अर्थात दादी और दादा अपने नाती पोतों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपने दादी और दादा का प्रेम पाया है तो आपने दुनिया में एक तरह से समझिए बहुत बड़ी दौलत पाई है। माता पिता से भी ज़्यादा दादी दादा अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं। तो वही कह रहा है कि मेरी दादी मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए वो बहुत सुंदर थी, लेकिन शारीरिक रूप से वो सुंदर नहीं थी। तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, अर्थात वो शारीरिक रूप से कभी सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, अर्थात वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी लगने वाला सुंदर। सी हॉबर्ड, वो लगड़ा कर चलती थी अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब होता है दाग, लेस मतलब बेदाग, बेदाग वाइट सफ़ेद साड़ी पहने हुए, विथ वन हैंड, और अपना एक हाथ रेस्टिंग रखती थी, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर, टू बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ का, एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स ऑफ हर रोजरी का मतलब होता है माला फेरना, और अपने दूसरे हाथ से अपनी माला फेरा करती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या कह रहे हैं कि सी हॉबल्ड, वो लगड़ा कर चलती थी अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए वो पूरे घर में लगड़ा कर चलती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपने दूसरे हाथ से अपनी माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, सिल्वर लॉक्स मतलब चांदी जैसे सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड, फैले रहते थे, अनटाइडली, अनटाइडली मतलब बाधा नहीं करती थी वो अपने बालों को, ओवर हर पेल, उनके पेल पीले पकड़ झुर्रियों वाले फेस, चेहरे पर, उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। स्कैटर्ड एंटायरली मतलब बेढंग तरीके से फैले रहते थे, एंड हर लिप्स, उनका होंठ, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली, नियमित रूप से या फिर हमेशा मूव्ड, चलते रहते थे, इनऑडिएबल, ऑडिएबल मतलब जो सुनाई दे, इनऑडिएबल मतलब जो सुनाई ना दे, प्रेयर, प्रार्थना करते हुए, अर्थात वो प्रार्थना करते हुए उनके होंठ हमेशा हिलते रहते थे लेकिन आवाज़ नहीं आती थी, अर्थात ये हो जाएगा कि उनके होंठ हमेशा चुपचाप प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वाज लाइक, वो बिल्कुल लाइक मतलब तुलना कर रहे हैं, किसकी तरह थी? विंटर, शीतकाल में, लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, वो शीतकाल में भूदृश्य के जैसी थी। इन द माउंटेन, पहाड़ों पर, वो शीतकाल में पहाड़ों पर भूदृश्य जैसी थी। शीतकाल मतलब सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा सीधा सीधा कि बेटा सर्दी के मौसम में जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो पूरा चारों ओर सफ़ेद हो जाता है, और जितनी दूर आप समतल पर अगर खड़े रहें तो बहुत सुंदर लगता है। सफ़ेद रंग वैसे भी मन को सुकून देता है, चारों ओर अगर सफ़ेद है तो बहुत सुकून मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि वो शीतकाल में पहाड़ों पर भूदृश्य जैसी थी। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है फैला हुआ क्षेत्र, और प्योर, प्योर मतलब होता है स्वच्छ, वाइट मतलब श्वेत, सैनिटरी, देखिए प्योर मतलब स्वच्छ, वाइट मतलब श्वेत, स्वच्छ, श्वेत और शांत। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ क्षेत्र, स्वच्छ, श्वेत और शांत, एक्सपेंस फैला हुआ क्षेत्र,
ब्रीदिंग जहाँ माहौल होता है या फिर जहाँ वातावरण होता है, पीस शांति का, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि का, जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था। शब्द प्रयोग एकदम क्लियर हो गए। पीयूष हेलो। गोविंद सिंह सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। कह रहे हैं कि यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे पकड़ लो कि भैया हाँ सुंदर तो थी। अब जब सुंदर थी तो थी, यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वहाँ सुंदर थी। शी वाज लाइक, लाइक मतलब होता है किसी से जब हम तुलना करते हैं कि भैया आप मेरी तरह हो, यू आर लाइक मी, तो वो चीज, वो लाइक विंटर, वो शीतकाल में पहाड़ों पर, लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, भूदृश्य मतलब समतल भाग यार समतल भाग जो सड़क है समतल है ना, जहां तक नजर जा रही समतल है पूरा, तो भूदृश्य, वो शीतकाल में पहाड़ों पर भूदृश्य के जैसी थी। पहाड़ों पर जमीन हमेशा ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, तो अगर कहीं पर ऐसे सपाट जमीन मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है कि अरे वाह, अब यहाँ पर कम से कम ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर्ष यादव कहते हैं हेलो ब्रो, नाम बोलो पीयूष जी कहते हैं हेलो। हेलो पीयूष जी और हर्ष जी। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर मैं अमित दुबे आप दोनों का आज की क्लास द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वो पहाड़ों पर शीतकाल में भूदृश्य के जैसी थी। अब फिर आगे एग्जाम्पल है ये कि मतलब भूदृश्य जो होता है वो कैसा होता है, वहाँ पर कैसा महसूस होता है। तो कहते हैं कि स्वच्छ, श्वेत और शांत एक्सपेंस, फैला हुआ क्षेत्र, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ शांति और संतोष का ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग मतलब वातावरण था, जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था। ठीक है। रैना कुशवाहा कहते हैं सर आप नहीं बता रहे हैं कि 10th का क्लास कब चलती है। रात में 8 बजे चलेंगी 10th की क्लासेस बेटा। 3 दिन 10th चलेगा, 3 दिन 12th चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रैना कहते हैं सर हम आपकी सारी वीडियो को लाइक करता हूँ। धन्यवाद रैना बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि ना समझ में आया हो, मैंने फिर से बता दिया, इसीलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझने जैसा। शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग है और उनको समझते हुए जोड़ देना है, और क्या। आगे देखेंगे। कहते कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया था, विथ हर, उनके साथ, व्हेन दे, जब वे लोग, वेंट चले गए, टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता शहर रहने के लिए चले गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया था या फिर मेरी दादी के पास छोड़ दिया था। एंड वी, और हम दोनों, वर कॉन्स्टेंटली, हमेशा, टुगेदर, एक साथ रहते थे, और हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठाती थी, इन द मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा है, वो मुझे सुबह जगाती थी या फिर वो मुझे सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी, और तैयार करती थी मुझे फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। एक एक लाइन पकड़ते चल रहा हूँ, जहाँ अटकेंगे हम लोग उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी सैड, वो गाती थी, हर, अपनी, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, सिंग सॉन्ग तरीके से, वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाती थी। नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो। ठीक है। रस मतलब ढोल बाजा नहीं बजता था, बस वो गाती रहती थी। जैसे मैं ही गाने लगूं अभी कि गिरीशम गणेशम गले नील वर्णम गवेंद्रादिरुद्रम गुणातीत रूपम भवम भाष्मरम भाष्मनः भूषितांगम भवानी कलांत्रम भजे पंचवक्रम। तो मैं गा रहा हूँ लेकिन ये नीरस है, न ढोल है, न बाजा है, न कोई सुर है, न ताल है, तो सिर्फ मैं गा रहा हूँ। तो अपनी सुबह की प्रार्थना
नीरस तरीके से गाया करती थी। वाइल जब सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे बात करती थी, नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप इस आशा में दैट आई कि मैं वुड लिसन सुनकर एंड गेट टू नो याद कर लूंगा इट बाय हार्ट। गेट टू नो इट बाय हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना। इस आशा में कि मैं इसे सुनकर याद कर लूंगा। सत्यम कुमार कहते हैं लाइक शेयर कर दो सब, वेरी गुड, सब लोग शेयर करिए। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ पे सभी बच्चे को डिजायर पॉइंट के बारे में बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सचिन विश्वकर्मा कहते हैं नमस्ते सर जी। नमस्ते भैया। आइए आगे चलते हैं। डिजायर पॉइंट पर आपका स्वागत है। क्या हुआ यहाँ पर कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप इस आशा में दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनकर एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, इसे याद कर लूंगा, कि मैं इसे सुनकर याद कर लूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड, मुझे पसंद थी हर वॉइस, उनकी आवाज। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड, मैंने कभी भी बॉदर नहीं किया, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की टू लर्न इट, इसको सीखने की या फिर इसको याद करने की, लेकिन मैंने इसको याद करने की कभी कोशिश नहीं की। देन, और फिर इसके बाद सी वुड, वो लाती थी, सी वुड फेच, वो लाती थी, क्या लाती थी? माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की, वुडन मतलब लकड़ी की, स्लेट मतलब होता है तख्ती, वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी। हम लोगों ने लकड़ी की तख्ती पर पढ़ा है, आपके पिताजी ने लकड़ी के तख्ते पर पढ़ा है, हो सकता है लकड़ी की तख्ती घर में पड़ी भी हो आपके। नहीं पड़ी है तो आप लोग कॉपी किताब से पढ़ने लगे हैं, तो आप पिताजी से पूछेगा कि लकड़ी की तख्ती क्या होती थी, सरकंडे की कलम क्या होती थी, दवात क्या होती थी, वो सब बताएंगे एकदम आराम से। फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच जिसे सी हैड ऑलरेडी, वो पहले ही वॉश्ड, धुल देती थी या फिर धुल चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड, और इसको पोता होता था विथ येल्लो चाक। येल्लो चाक मतलब होता है मुल्तानी मिट्टी। बच्चियां गोरी होने के लिए अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं। पूछिएगा घर में बहन है अगर, भाभी है अगर, उनसे पूछेंगे मुल्तानी मिट्टी क्या है तो वो बताएंगी। ठीक, फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था। वास को साइलेंट कर दीजिए, वास मतलब होता है धोना। ठीक, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता होता था। अटिनी, एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट, अर्थन मतलब मिट्टी का, इंक पॉट मतलब दवात, एक छोटा सा मिट्टी का दवात लाती थी। एंड रेड पेन, अब रेड को लाल मत समझ लेना, इस रेड का मतलब है सरकंडा। आपके अगल बगल ही घास होती है, ये सरपत की तरह होती है, सरकंडा, सरकंडे की कलम। पिताजी से पूछिए, वो बताएंगे। जहां पर पानी वानी भरता है वहां पे आज ये उग जाता है, और जैसे सरपत होता है बिल्कुल उसी तरह की होता है। सरकंडे की कलम लाती थी, लाल कलम मत कहिएगा, सरकंडे की कलम लाती थी। टाई दिमाल, इन सभी को टाई करती थी, बांधती थी ना बंडल एक बस्ते में, या फिर आप सीधा सीधा इन सभी को एक बस्ते में भरकर, एंड हैंडेड इट टू मी, वो बस्ता मुझे पकड़ा देती थी। और ये सारा सामान एक बस्ते में भरकर वह बस्ता मुझे पकड़ा देती थी। आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। पीयूष कह रहे हैं हेलो सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा पीयूष, धन्यवाद आपने पूछा इसके लिए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक, एक मोटी, स्टेल बासी चपाती, चपाती का, हम लोग चपाती को रोटी कहते हैं, पंजाबी लोग रोटी को चपाती कहते हैं। एक बासी मोटी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विथ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन एंड शुगर और चीनी लगी होती थी। स्प्रेड मतलब फैलाना, लगाना, ऑन इट, इट मतलब इसी चपाती पर या फिर रोटी पर, जिस पर थोड़ी सी मक्खन और शक्कर लगी होती थी। तो ऐसे कह दीजिए कि मक्खन और शक्कर लगी हुई एक बासी मोटी चपाती का ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मिटाना पड़ेगा यार। देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा, फिर से बता दे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली बात है, बहुत सिंपल, और 11th की सबसे आसान कहानी यही है। हाई स्कूल में भी इससे कठिन कहानियां थी, लेकिन 11th में ये कहानी सबसे आसान है। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी वहाँ कैरीड ले जाती थी सेवरल स्टेल चपातीज, बहुत सारी बासी चपातियाँ, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। वो गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियाँ ले जाती थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्लास 11th की इस कहानी में, यानी क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ठीक करूँगा, फिर आगे चलूँगा। She carried several steel chapatis with her for the village dogs, वो गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियाँ ले जाती थी। फिर आगे कहते कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज हमेशा वेंट टू जाती थी स्कूल विथ मी, मेरे साथ। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल, वह विद्यालय, वाज अटैच्ड, जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट, पुजारी, टॉट अस, हमें पढ़ाते थे, द अल्फाबेट, वर्णमाला, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन, जब बच्चे, सैट, बैठकर, इन रोज, पंक्तियों में, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ द बरामदा, बरामदे के, जब बरामदे के दोनों तरफ बच्चे पंक्तियों में बैठकर सिंगिंग गाते थे, द अल्फाबेट, वर्णमाला, और अथवा द प्रेयर, प्रार्थना, इन चोरस, एक साथ मिलकर, जोर जोर से जब आप चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं। तो माई ग्रैंड मदर, तो मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, मंदिर के अंदर बैठकर रीडिंग, पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को। ये क्या मतलब है भैया? जैसे बरामदा है, मान लीजिए ये है बरामदा, ठीक, ये गलियारा है तो बरामदा है, तो यहाँ पर ये पंक्ति में बैठकर दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर लड़के एक साथ मिलकर क्या करते थे? सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला गाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस, हमें सिखाते थे, द अल्फाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा, वाइल, जब चिल्ड्रन, बच्चे, सैट, बैठते थे, इन रोज, पंक्तियों में, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ द बरामदा, बरामदे के, जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, वर्णमाला अथवा प्रार्थना, इन चौरस, एक साथ मिलकर सिंग करते थे, गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ इनसाइड, अंदर बैठकर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों का पाठ करती थी। When, जब, वी, हम, हैड बोथ, दोनों, फिनिश्ड, अपना काम पूरा कर लेते थे, यानी मैं पढ़ लेता था और दादी माँ अपना धर्म ग्रंथ पढ़ लेती थी। तो जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे, या फिर जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक बैक, हम वापस आते थे, टुगेदर, एक साथ साथ, तो हम एक साथ वापस घर आते थे। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे, वो, फॉलोड, पीछे पीछे अस, हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, विथ थ्रू, जो हम फेंका करते थे, टू देम, उनकी ओर। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? कि इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे या फिर द्वार पर मिलते थे,
और हम जिन चपातियों को उनकी ओर फेंका करते थे, उन चपातियों के लिए लड़ते हुए और गुर्राते हुए वो हमारे पीछे पीछे आते थे। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली, बड़े आराम से सेटल, बस गए इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता बड़े आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने सेंट फॉर अस, हमें भी बुलवा लिया। सेंट फॉर मतलब होता है, सेंट फॉर अस मतलब हमें बुलवाना। सेंट मतलब भेजना मत समझ लेना। सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। कहाँ बुलवा लिया? शहर बुलवा लिया। दैट यहाँ वाज अ टर्निंग पॉइंट, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ एक मोड़ आ गया। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, यहाँ हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया। आल्दो, यद्यपि वी शेयर्ड, हम रहते थे, द सेम रूम, एक ही कमरे में। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर केम, अब नहीं आ सकती थी, टू स्कूल, विद्यालय, विथ मी, मेरे साथ। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस से। मैं एक मोटर बस से या फिर मैं एक बस से एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था, या फिर मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी, और मेरी दादी माँ ने, अर्थात उन्होंने, टुक टू फीडिंग, खिलाना शुरू कर दिया। फीड मतलब होता है खिलाना। टुक टू फीडिंग, खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरोस, चिड़ियों को, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर, हमारे, सिटी, शहर के, हाउस, घर के। और मेरी दादी माँ ने हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को टुक टू फीडिंग, खिलाना शुरू कर दिया। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया। That was a turning point in our friendship, यहाँ हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, फिर भी मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। There were no dogs in the street, वहाँ गली में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और उन्होंने हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। तो कहते हैं कि आज जैसे जैसे द ईयर्स, साल, रोल्ड बाई, बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी माने होता है हम, शॉ मतलब होता है देखना, लेस मतलब होता है कम। कम देखना अर्थात कम मिलना। भाई किसी से मिलेंगे तभी तो देखेंगे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, या फिर हमारी मुलाकात एक दूसरे से कम होने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, या फिर हमारी मुलाकात एक दूसरे से कम हो गई। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। सम टाइम मतलब कुछ समय। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। सी, वह, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा। टू वेक मी अप, मुझे वेक मी अप करना मतलब मुझे उठाना। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करना फॉर द स्कूल, स्कूल जाने के लिए। कुछ समय तक तो वह मुझे सुबह उठाती रही और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती रही। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। या बहुत सरल शब्दों में, लंबा ना खींचकर, ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह कुछ समय तक तो
मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। जब आई केम मैं आता था बैक वापस, जब मैं वापस आता था कहाँ से, स्कूल से। शी वुड आस्क, वो आस्क करती थी, पूछा करती थी, मी मुझसे, वो मुझसे पूछा करती थी। वाट की क्या, द टीचर अध्यापकों ने, हैड टीच टॉट, टॉट टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट मी, कि अध्यापकों ने मुझे क्या पढ़ाया। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछा करती थी कि अध्यापकों ने मुझे क्या पढ़ाया। आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए और हमारी लाइव क्लासेस, हमारी बैचेस से ज़रूर जुड़िए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगले साल जो आपका होगा 11th की पूरी बैच कंप्लीट कर सकें और 12th पढ़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये टॉट मी मैंने उधर लिख दिया था हाथ से, ठीक है। आई, मैं वुड टेल, बताया करता था हर उन्हें, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द, मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताया करता था। अंग्रेजी शब्द का तात्पर्य है कि जो चीज़ें मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था, तो जो चीज़ें मुझे पढ़ाई जाती थी वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी और मैं दादी को बताता था कि मुझे जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सारे इंग्लिश में हैं। मैं उन्हें इंग्लिश शब्द बताया करता था। एंड लिटिल, और थोड़ा बहुत, लिटिल थिंग्स, बहुत थोड़ा बहुत बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस, ईस्ट वेस्ट, पश्चिम, तो पश्चिमी साइंस मतलब विज्ञान, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में। एंड लर्निंग, ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान, और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताया करता था। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताया करता था, ठीक है। तो मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताता था, या फिर ऐसे भी कह सकते कि मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताया करता था और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया करता था। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं विज्ञान में और इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं। विशेष रूप से कोई हिंदी बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। द वर्ल्ड, कि यह दुनिया बीइंग राउंड गोल है, ETC, और इसी तरह की बहुत सारी बातें मैं उन्हें बताया करता था। ETC मतलब लिख देता ना PTC, ऐसे ही आदि, ठीक है। तो द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, और इस दुनिया के गोल होने के बारे में, ETC, और इसी तरह की बहुत सारी बातें मैं उन्हें बताया करता था। इस चीज़ से, या फिर मेरी इन बातों को सुनकर, मेड हर अनहैप्पी, वो अनहैप्पी हो जाती थी, वो दुखी हो जाती थी। हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी। मेरी इन बातों को सुनकर वो दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मी मतलब मेरी, कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, विथ माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में, मेरे पाठों में। लेसन मतलब होता है पाठ, लेसन्स पाठों में, वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। अर्थात अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं उनसे नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी खुद नहीं आती थी। तो जो चीज़ें मैं उन्हें बताता था उनके बारे में उन्हें खुद पता नहीं था, तो अब वो मेरे पाठों में मदद नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें विजिबल तो है ना? मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1 सेकंड दीजिए मुझे और विजिबल हो जाएगा ये। हाँ, अब और सुंदर दिखेगा। वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी वहाँ डिड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों पर, दे टॉट, जो पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में। अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें वो लोग, या फिर जो बातें वो लोग, दे मतलब वे लोग, अध्यापक लोग पढ़ाते थे, सी डिड नॉट बिलीव, वह उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एंड
और वाज डिस्ट्रेस, वो हमेशा डिस्ट्रेस रहती थी, वो हमेशा परेशान रहती थी। दैट की अर्थात इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि देयर वहाँ पर वाज नो टीचिंग, बिल्कुल भी टीच नहीं किया जाता, बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के बारे में। और वो इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि वहाँ पर भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। देखिए, मुझे रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत सरल शब्दों में लेके चल रहा हूँ। कहीं कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. तो वहाँ आप ऐसे कह दीजिए सीधा सीधा कि वहाँ उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। आप ऐसे कह दीजिए कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें पढ़ाई जाती थी वह उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इस तरह से कहना आपके लिए थोड़ा सा सटीक होगा। और वह इस बात पर दुखी होती थी या फिर इस बात पर दुखी रहती थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना अर्थात बताना। एक दिन मैंने बताया, मम्मी का फोन आ गया। हाँ मम्मी नमस्ते। होत कुछ ना ना पढ़ावत ही। अब पवन सर के बोले ही तो 11 तो बजे है खाना लाई कहीं। पर चला हम क्लास लेते ही पवन ही ले कहीं, कोनो दिक्कत ना है ना। हाँ मैं बहकावत नहीं, हम क्लास में ही कसम से। हाँ खाना हम खा लिए, टेंशन पूरा। अच्छा हम क्लास में हम पढ़ावत है यहाँ, ठीक। नमस्ते। आ गया था मम्मी का फोन। सिर्फ यही एक है जो मुझसे सच में प्रेम करती है, बाकी इस बात का दावा करने वाले दुनिया में बहुत हैं कि वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन असल में केवल यही एक है जो मुझसे प्रेम करती है, और मुझे प्रेम की तलाश नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चलिए। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की या फिर मैंने बताया दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन मतलब होता है संगीत का पाठ। बीइंग गिवन हमें दिया जा रहा है, अर्थात हमें पढ़ाया जा रहा है, अर्थात हमें संगीत सिखाया जा रहा है। एक दिन मैंने बताया कि हमें स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। सी वह was very disturbed। डिस्टर्ब मतलब परेशान होना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर, उनके अनुसार, म्यूजिक संगीत हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है निचले स्तर की चीज़ों से संगीत का संबंध है, या निचले स्तर के लोगों से संगीत का संबंध है। गाना बजाना करने वालों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक है। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, जो शोभा नहीं देती, ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भिखारी होते हैं वो बजाते हुए ही भीख मांगते हैं, ढोलक ले लेते हैं और पीटते रहते हैं और भीख मांगते हैं। आगे लिखा है इट वाज द मोनोपोली, ये एकाधिकार है। संगीत जो है ये एकाधिकार। एकाधिकार मतलब जिस पर कोई और अधिकार ना कर सके। जैसे आपके पिता की संपत्ति, उस पर आपका अधिकार है, उस पर आपका एकाधिकार है, मैं उस पर आकर दावा नहीं कर सकता, समझे। वो होता है एकाधिकार। इस पर एकाधिकार है ऑफ हरलॉट्स। हरलॉट्स का मतलब होता है वैश्या। हरलॉट्स लिखा है तो वैश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का। यहाँ भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार है। जो नर्तकियाँ होती हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी देवियाँ नृत्य कर रही हैं,
यही नैनी के पुल पे दुनिया भर के नृत्य दिख जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन हर एक चीज़ की मान मर्यादा होती है। अब आजकल के बच्चे नहीं समझते, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हरलॉट्स वैश्याओं का एंड बेगर्स और भिखारियों का मोनोपोली है, एकाधिकार है। एंड और नॉट मेंट, इसका कोई मेंट नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है फॉर जेंटल फॉक्स। जेंटल फॉक्स मतलब होता है सज्जन, और सज्जनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। संगीत का सज्जनों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दादी को ऐसा लगता था। हालांकि संगीत के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, अब तो इंस्टाग्राम के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन मान मर्यादा के साथ जीवन में आगे बढ़ना थोड़ा सा आपके और आपके माता पिता के लिए बहुत बेहतर होता है। जीवन में आप जो भी कदम उठाएंगे उससे आपके माता पिता के संस्कारों पर पहली उंगली उठेगी। तो आप जो भी करिए बहुत सोच समझ कर करिए। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके माता पिता है। सी सैड, उन्होंने कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट लेकिन हर साइलेंस, उनकी चुप्पी का मतलब, मेंट मतलब होता है मतलब, डिसअप्रूवल, नाराजगी, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब नाराजगी था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब नाराजगी था। सी, वह रेयरली, बहुत कम, टाक्ड, बात करती थी, टू मी, मुझसे, आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे बहुत कम बात करती थी। इस घोषणा के बाद कि भैया अब मैं गायक बनूंगा दादी ने मुझसे बात करनी ही कम कर दी थी, या एक तरह से कह सकते हैं कि दादी ने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी थी, क्योंकि रेयरली मतलब बहुत कम बात करना, और बहुत कम बात करना यानी एक तरह से बात करना ही बंद कर देना। हाँ, वेन, जब आई, मैं, वेंट अप, गया, टू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन, तो मुझे दिया गया, अ रूम, कमरा, ऑफ माई ओन, मेरा खुद का। तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अलग कमरा दे दिया जाता है कि आप अपना सामान उसी कमरे में रखो, पढ़ाई उसी कमरे में करो, ठीक है। द कॉमन लिंक, एकमात्र कड़ी, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की वो कॉमन कड़ी क्या थी कि दोनों एक ही कमरे में रहते थे। तो बहुत बात भले भी ना हो, लेकिन एक ही कमरे में रहते हैं तो थोड़ी बहुत बात तो हो ही जाती है। तो कॉमन लिंक, वह साझी कड़ी, जिसमें साझा हो जाए, जिसमें बंटवारा हो जाए, कॉमन, साझी कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, वाज स्नैप्ड, टूट गई। मित्रता की वह साझी कड़ी भी टूट गई। साझी कड़ी वही, एक कमरे में दोनों लोग रहते थे, मैं और दादी एक साथ, लेकिन जैसे ही मैं विश्वविद्यालय में गया मुझे नया कमरा मिल गया, तो साझी कड़ी मित्रता की जो थी कि एक ही कमरे में रहते थे, वहाँ भी टूट गई। तो मित्रता की साझी कड़ी भी टूट गई। माई, मेरे ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्युलेशन, अपना एकांतावास, विथ रेजिग्नेशन, बिना विरोध के, बिना विरोध किए कि अरे नहीं, काहे अलग कर रहे हो हमसे हमारे नाती पोतों को, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बिना विरोध किए मेरी दादी ने अपना एकांतावास स्वीकार कर लिया। सी, वह रेयरली, बहुत मुश्किल से, लेफ्ट, छोड़ती थी, हर स्पाइनिंग व्हील, आराम कुर्सी कह लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील होती है, अपने शायद अपने घर में भी देखा हो, वो व्हील कहीं भी ढनकते हुए चली जाती है, कुर्सी होती है लेकिन उसमें पहिए लगे होते हैं। आप आराम कुर्सी कह लीजिए, बहुत आम तौर पर, हवाई जहाज बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। आराम कुर्सी, टू टॉक, बात करने के लिए, टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, वहाँ अपनी आराम कुर्सी
रेयरली लेफ्ट, नहीं छोड़ती थी, कभी कभार ही छोड़ती थी, इसको ऐसे कहेंगे कि नहीं छोड़ती थी। ठीक है, किसी से भी बात करने के लिए वह अपनी आराम कुर्सी नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से, टू सनसेट, सूर्यास्त तक, सी, वह सेट, बैठी रहती थी, बाई हर व्हील, अपनी कुर्सी पर, स्पाइनिंग मतलब व्हील स्पाइनिंग, अपनी आराम कुर्सी पर। सुबह सूर्योदय से लेकर, सुबह नहीं, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठी रहती थी। एंड और रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना गाती रहती थी। प्रेयर मतलब प्रार्थना, रिसाइट करना मतलब दोहराना या गाना, और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली, केवल, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, केवल दोपहर के समय या फिर केवल दोपहर में। सी, वहाँ रिलैक्स्ड, आराम करती थी, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। चार्जर बंद करना था, मैं भूल गया। केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। टू फीड, फीड मतलब होता है भोजन कराना। जब वो खाना खिलाती थी द स्पैरोस, चिड़ियों को, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी तब, यानी केवल दोपहर में जब वह चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठती थी या अपनी आराम कुर्सी छोड़ती थी, तब वह थोड़ा आराम करती थी। बहुत सटीक शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह थोड़ा आराम करने के लिए दोपहर के समय चिड़ियों को दाना डालने के लिए अपनी कुर्सी से उठती थी। आप अपने शब्दों में अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे याद हो जाए। वाइल, जब, सी, वह सेट, बैठती थी, इन द बरामदा, बरामदे में, मुंह चूहा है का हो, पक, चूहा आ गया है स्टूडियो में। सी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ती थी द ब्रेड, रोटी के टुकड़ों को, इनटू लिटिल, छोटे छोटे बिट्स, रोटी ब्रेड को इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। जब वहाँ बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। 100 ऑफ बर्ड्स, लिटिल बर्ड्स है तो छोटी छोटी चिड़िया, कितनी, हंड्रेड्स, सैकड़ों, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाती थी, राउंड हर, उनके चारों ओर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरम्पिंग, चिरम मतलब करना, चहचहाना, और यहाँ पर लिखा है वेरिटेबल बेडलम मतलब जब बहुत ज्यादा चहचहाने लगे पक्षी, जब ची ची करके एकदम पागल बना दें आपको, इतना शोर होता था कि सैकड़ों चिड़िया उन्हें चारों ओर से घेर लेती थी और ची ची करके हम सबको पागल बना देती थी। ये बात यहाँ पर कही गई। आमतौर पर सरल शब्दों में कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया बहुत ची ची करते हुए बहुत शोर मचाती थी, ठीक है। सम, कुछ तो केम आती थी एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके लेग्स पर, उनके पैरों पर पर्च्ड कर जाती थी, बैठ जाती थी। कुछ तो आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स, और कुछ, ऑन हर शोल्डर्स, आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम, और कुछ, इवन यहाँ तक कि कुछ सैट ऑन, बैठ जाती थी, ऑन हर हेड, उनके सिर पर, और यहाँ तक कुछ तो उनके सर पर ही बैठ जाती थी।
सी वहाँ स्माइल्ड मुस्कुरा देती थी, बट नेवर कभी भी नहीं शूट देम अवे उनको डांट कर भगाती थी। वह बस मुस्कुरा देती थी, लेकिन उनको डांट कर कभी नहीं भगाती थी। क्लियर? इट यूज टू, यहाँ हुआ करता था, यूज टू मतलब होता है करता था या किया करता था, तो ये हुआ करता था टू बी हैप्पीस्ट, सबसे हैप्पीस्ट, सबसे ज़्यादा सुखद, हाफ आवर आधा घंटा ऑफ डे दिन का, फॉर हर उनके लिए। दिन का यह हाफ आवर, दिन का ये आधे घंटे का समय उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी का समय होता था। आगे चल सकते हैं? यहाँ तक हो गया तो अब आगे ही चलेंगे भैया, पीछे कहाँ चलेंगे गुरुजी? आगे ही चलिए ना। आगे क्या कहते हैं वो समझिए। मैं केवल आपको इस चैप्टर को बहुत सरल शब्दों में बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं। ठीक है? अब कहते हैं कि व्हेन, जब, आई मैंने डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का अब्रॉड विदेश, फॉर फ्यूदर आगे की स्टडीज पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया। आई मैं वाज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर की मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट, उदास हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ उदास हो जाएंगी। उदास क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वो बूढ़ी थी, कब तक जिंदा रहेंगी कोई भरोसा नहीं था। ठीक, तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी या उदास हो जाएंगी। बेचैन कहना ज़्यादा सुइटेबल है। आई मैं वुड बी, अवे दूर जा रहा था, फॉर मतलब होता है के लिए, 5 years मतलब 5 सालों के लिए। मैं 5 सालों के लिए दूर जा रहा था। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर जा रहा था। एंड और एट हर एज, उनकी आयु में, वन कुड नेवर टेल, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, नेवर टेल, टेल मतलब होता है बताना, नेवर टेल कभी भी नहीं बता सकता था। और उनकी आयु के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बता सकता था, अर्थात कोई भी ये नहीं बता सकता था कि अभी वो और कितने सालों तक जिंदा रहेंगे। उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। इस बारे में यहाँ पर ऐसे पढ़ा जा सकता है इसको कि उनकी आयु के बारे में पूरे विश्वास के साथ कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। भाई बूढ़े लोग कितने साल जिंदा रहेंगे कौन बता सकता है? तो कोई नहीं बता सकता था। वन मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं थी कि कोई भी उनकी आयु के बारे में कुछ बता सके। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, कुड बता सकती थी, यानी उनकी आयु के बारे में और कोई नहीं बता सकता था, लेकिन मेरी दादी माँ खुद बता सकती थी, अर्थात मेरी दादी माँ को विश्वास था कि वो अभी नहीं मरेंगी। ठीक, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को पूरा विश्वास था। किस बात का विश्वास था? कि अभी उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरी दादी माँ अपनी आयु के बारे में बता सकती थी, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी दादी माँ को पूरा विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावुक होना, वो तो भावुक भी नहीं हुई। सी वह केम आई टू लीव, छोड़ने के लिए, मी मुझे, एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन ही पढ़िए, कोई अलग से शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई,
बट लेकिन डिड नॉट टॉक, उन्होंने टॉक नहीं की, उन्होंने बात ही नहीं की। और मतलब अथवा शो, उन्होंने नहीं दिखाया एनी इमोशन, कोई भी इमोशन, कोई भी भावना, उन्होंने कोई भावना भी नहीं दिखाई। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोली और ना ही उन्होंने कोई भावना दिखाई। हर उनके लिप्स, होंठ मूव्ड, हिल रहे थे इन प्रेयर, प्रार्थना में। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे या फिर उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे। हर माइंड, और उनका मस्तिष्क वाज लॉस्ट, खोया हुआ था इन प्रेयर, प्रार्थना में, और उनका मस्तिष्क भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी यानी माला के बीड्स को, माला के मोतियों को टेल करने में, फेरने में, और उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थी, माला जपने में व्यस्त थी। ठीक, अब माला कह देंगे तो दुनिया का हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि माला के मोतियों को जपा जाता है। ठीक है, तो आप इसका ऐसे कह सकते हैं कि उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था, और उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी, उन्होंने किस्ट, चूमा, माई फॉरहेड, मेरा फॉरहेड, मेरा माथा, उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा। एंड और व्हेन, जब, आई लिफ्ट, मैं चला, आई तो मैंने, चेरिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट इम्प्रिंट मतलब होता है गीली छाप, गीली निशानी। बूढ़े लोग जो होते हैं उनके होठों से हमेशा लार टपकती रहती है, क्योंकि मुंह में दांत तो रह नहीं जाते। तो जब दादी माँ ने उनके माथों को चूमा होगा ना, तो थोड़ी सी लार उनके माथे पर लग गई होगी, वही मोइस्ट इम्प्रिंट, वही गीली निशानी। मैं इस गीली निशानी को चेरिस्ट करके गया, अपने दिल में लेकर गया। एज परहैप्स द लास्ट साइन, लास्ट साइन मतलब होता है अंतिम निशानी। फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, कांटेक्ट मतलब होता है संपर्क, कांटेक्ट नंबर बोलते हैं, संपर्क नंबर, संपर्क अंक फोन में होता है आपके। तो शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी बिटवीन अस, हमारे बीच की, और मैं हमारे बीच के शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में इस गीली छाप को अपने दिल में लेकर चला गया। मुझे ये उम्मीद थी कि जब मैं लौटूंगा तो दादी जिंदा नहीं रहेगी, तो मैंने सोचा कि भैया यही अंतिम निशानी है, यही अंतिम संपर्क है हमारे बीच। और मैं ऐसे कह दीजिए कि व्हेन आई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है चलना, तो जब मैं चला, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला, तो मैंने मोइस्ट इम्प्रिंट, उस गीली छाप को बिटवीन अस, अपने बीच या फिर हम दोनों के बीच के फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क की लास्ट साइन, अंतिम निशानी समझकर आई चेरिस्ड, अपने मन में संभाले रखा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं चला तो मैंने उस गीली छाप को हम दोनों के बीच के शारीरिक संपर्क की
अंतिम निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। किसे अपने मन में संभाले रखा? उस गीली छाप को, उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब कि बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि दादी माँ और मेरे बीच की जो शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी, ये जो चुंबन उन्होंने मेरे माथे पर दिया है, यही रह जाएगा। मैं वापस लौटूंगा तो दादी जिंदा नहीं रहेंगी। लेकिन कह रहे हैं कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई केम बैक, जब मैं वापस आया होम, घर, जब मैं 5 साल बाद वापस घर आया, एंड वाज मेट, मिला, बाई हर, उनसे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, और उनसे स्टेशन पर मिला, यानी रेलवे स्टेशन पर मैं उनसे मिला। तो बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। मैं 5 साल बाद घर वापस आया और उन्हें स्टेशन पर मिला। सी, वहाँ, डिड नॉट लुक, नहीं दिखाई पड़ रही थी, अ डे, एक भी दिन, ओल्डर, बूढ़ी, वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिखाई पड़ रही थी। वहाँ एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। अर्थात जैसा मैं उनको छोड़ के गया था, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। ऐसा लगा कि वो बूढ़ी ही नहीं हुई, उसी पर टिक गई थी। शी, वहाँ, स्टिल, अभी भी, हैड नो टाइम, यानी सी स्टिल हैव नो टाइम, अभी भी उनके पास समय नहीं था, फॉरवर्ड्स, बात करने के लिए, बात करने के लिए अभी भी उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी, जब उन्होंने क्लैप्स किया, मुझे भर लिया, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अर्थात जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, तो मैं सुन सकता था, हर, उन्हें, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनकी प्रार्थना दोहराते हुए या फिर उनकी प्रार्थना गाते हुए। मैंने उन्हें उनकी प्रार्थना गाते हुए सुना। उनके पास बात करने के लिए अभी भी समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, या फिर कह सकते हैं ऐसे कि जब उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि फर्स्ट डे मतलब पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल के, मेरे आने के, मेरे घर आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीस्ट, उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट, सुखद मोमेंट, क्षण या पल या समय, उनका सबसे ज़्यादा आनंद का समय वर रहा, विथ हर, उनकी स्पैरोस, चिड़ियों के साथ। मेरे घर आने के पहले दिन भी, ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे घर वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय उनकी चिड़ियों के साथ बीता। अर्थात उन्होंने मेरे साथ समय नहीं बिताया। होम, जिन्हें सी, वहाँ, फेड, खिलाने लगी थी, लॉन्गर, अधिक देरी तक, एंड विथ फ्रीवलस रिब्यूक्स, जब हम प्यार से डांटते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं फ्रीवलस रिब्यूक्स, और उन्हें प्यार से डांटने लगी थी, जिनको वो अब और देर तक या फिर अधिक देर तक खिलाने लगी थी। जब मैं गया था तो आधे घंटे ही खिलाती थी, लेकिन अब वो अधिक देर तक खिलाने लगी थी उन चिड़ियों को, जिन्हें वो अब पहले से अधिक देर तक खिलाती थी, और हंसी से या फिर प्यार से फटकारती रहती थी। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि बहुत इजी वर्ड्स हैं आपके लिए। आप 11th क्लास में आ गए हैं, आपके लिए शब्द बहुत आसान है। ठीक है, आइए, मुझे बार बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको हाई स्कूल में बार बार रिवीजन करके पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइन पकड़ रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अगली लाइन पे चल रहा हूँ। आपको कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए, पढ़िए और आगे चलिए। ठीक है, आइए। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज, एक परिवर्तन, केम, आया, ओवर हर, उनमें।
शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। शी उन्होंने डिड नॉट नहीं की प्रे प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी उन्होंने कलेक्टेड, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, द वुमेन महिलाओं को, ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट लिया एन ओल्ड, एक पुराना ड्रम, ड्रम मतलब होता है ढोलक, घर में रखी होगी आपकी, एक पुरानी ढोल ली। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया टू सिंग, गाना, और गाना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। सेवरल आवर्स फॉर, कई घंटों तक, आवर मतलब घंटे, सेवरल आवर्स फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड, थम्प मतलब होता है बजाना, वो ढोल को, उस ढोल को वो थम्प करती रही, एक तरह से ढोल को मारा ही जाता है ना, तो वो ढोल को बजाती रही। द सैगिंग वो ढीली ढाली, सैगिंग मतलब द सैगिंग स्किन, यहाँ पर देखिए बहुत ब्लैक में करके लिखा गया है, बहुत आप घबरा भी सकते हैं इसको देखकर, इसमें घबराने जैसा जबकि कुछ है नहीं। ये लिखा है देखिए, सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलिपेटेड ड्रम ड्रम का मतलब वही ढोल है। सैगिंग स्किल ऑफ डायलिपेटेड मतलब ढीली ढाली थी उसकी स्किन, वो ढोल ढीली हो गई थी, पुरानी हो गई थी, ठीक है, तो वो ढीली ढाली ढोलक कह रहे हैं। और सैगिंग स्किन, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन लटक जाती है, वैसे ढोलक भी होती है, जब पुरानी हो जाती है तो थोड़ी सी उसकी जो बजता है ना साइड से, वो थोड़ा ढीला हो जाता है चमड़ा उसका, ठीक है, तो उसमें भी चमड़ा लगा होता है, जानते हैं आप लोग। तो सैगिंग स्किल ऑफ डायलिपेटेड ड्रम का मतलब बहुत सीधा सीधा सरल शब्दों में समझ लीजिए कि उस पुरानी ढीली ढाली ढोलक को वो थम करती रही, बजाती रही, यहाँ पर लिखा है ये थम्प्ड, बजाती रही। और सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलिपेटेड ड्रम मतलब ढीली ढाली ढोलक। क्लियर है, घबराना नहीं है इतना बड़ा सेंटेंस देखकर, ठीक है। तो क्या कह रही हैं कि कई घंटों तक वहाँ उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रही। एंड सैंग और गीत गाती रही ऑफ द होम कमिंग, घर वापसी, होम मतलब घर, कम मतलब वापस आना, ऑफ वॉरियर्स मतलब होता है योद्धाओं के, और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। तो कई घंटों तक वहाँ उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रही, और योद्धाओं के, या फिर वॉरियर्स मतलब वीर भी होता है, वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रही। वी हमें हैड टू परस्यूट हर, उनको परस्यूट करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा। टू स्टॉप की वो बंद कर दें, अवॉइड वो नज़रअंदाज करें, ओवर स्ट्रेनिंग अधिक जोर लगाने को, हमें उन्हें अधिक जोर ना लगाने के लिए राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा कि भैया दादी आप बूढ़ी हो गई हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपने गा लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप अब शरीर पर अपने ज़्यादा जोर मत लगाइए। 2 घंटे गा लिया ठीक है, 3 घंटे गाने की ज़रूरत नहीं, 5 घंटे गाने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे हो गए बस करिए। तो हमें उन्हें अधिक जोर ना लगाने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग अवॉइड करने के लिए, अधिक जोर ना लगाने के लिए मनाना पड़ा। बात समझ में आई कि दादी ज़्यादा जोर मत लगाइए, गले पर जोर पड़ता है ना, पूरे बोलने में भी तो ताकत लगती है, तो दादी ज़्यादा जोर मत लगाइए, हमें उन्हें अधिक जोर ना लगाने के लिए मनाना पड़ा या राजी करना पड़ा। हमें उन्हें अधिक जोर ना लगाने के लिए
राजी करना पड़ा। That was the first time, ये पहली बार था। Since I had known her, जब से मैं उन्हें जानता था। तो I had known her, I had known, no मतलब होता है जानना, हर मतलब उन्हें, had known जब से मैं उन्हें जानता था। Since it was the first time, ये पहली बार था। That की she did not pray, उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि she did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। The next morning, अगली सुबह, she was taken ill, वो इल हो गई, वो बीमार पड़ गई। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज, यहाँ था माइल्ड फीवर, एक हल्का सा फीवर, एक छोटा सा बुखार या फिर एक हल्का सा बुखार। यहाँ एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर, और डॉक्टर ने टोल्ड अस, हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये ठीक हो जाएगा। यह एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये बुखार उतर जाएगा या फिर ये बुखार ठीक हो जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, डिफरेंट सोचती थी। मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी, या फिर लेकिन मेरी दादी का विचार कुछ अलग ही था। सी, उन्होंने टोल्ड अस, हमें बताया, दैट की हर एंड, उनका अंतिम समय, वाज नियर, अब नजदीक आ चुका है। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय नजदीक आ चुका है, या फिर उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है। सी सैड, उन्होंने कहा, दैट की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बिफोर, पहले, कुछ घंटे पहले। सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, फ्यू आवर मतलब कुछ, आवर्स मतलब घंटे। सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, द क्लोज, बंद होने के, ऑफ द लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय, लास्ट मतलब अंतिम, चैप्टर मतलब अध्याय, ऑफ हर, उनके, लाइफ, जीवन के। तो हर लाइफ, उनके जीवन के, लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय के, क्लोज, बंद होने के कुछ घंटे पहले, उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से कुछ घंटे पहले, सी हैड ओमिटेड, वो भूल गई थी, टू प्रे, प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करना भूल गई थी। अंतिम अध्याय से तात्पर्य है कि अब आज आखिरी दिन था उनके जीवन का, और उन्होंने अपने आखिरी दिन के कुछ घंटे पहले प्रार्थना नहीं की थी, वो तो ढोल बजाने में व्यस्त थी। तो अपने जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना करना भूल गई थी। ऐसे भी कह सकते हैं, आपके अध्यापक अगर विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं तो आपको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि वो अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी। आप चाहें तो अपने तरीके से कह सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पढ़ाया किताब की भाषा में जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से कुछ घंटे पहले वो प्रार्थना करना भूल गई थी। आप पर निर्भर करता है आप क्या कहते हैं। शी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं करेंगी, वेस्ट, बर्बाद, एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में, और इसीलिए हमसे बात करने में और अधिक समय, शी इज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं करेंगी। और इसीलिए ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके पास हमसे बात करने में, ऐसे कह दीजिए सीधा सीधा कि उनके पास हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है, या फिर हमसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, या फिर जो लिखा है वही पढ़ लीजिए। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं करेंगी, यानी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए, और वो हमसे बात करने के लिए अपना और समय बर्बाद नहीं करेंगी। आप पर निर्भर करता है किस तरह से आप याद कर लेते हैं।
मेरा तो काम है बताना। मैं 3 तरीके से 4 तरीके से बताऊंगा। कुछ बच्चों को एक ही तरीका समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर कुछ और बेहतर हो सकता था, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। हमने विरोध किया, बट लेकिन सी इग्नोर्ड, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और प्रोटेस्ट हमारे विरोध को, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, या फिर लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान ही नहीं दिया। सी वहाँ लेटी रही पीसफुली, बड़े आराम से, इन बेड अपने बिस्तर में, प्रेइंग और प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स और अपनी माला फेरती रही। वो बड़े आराम से बिस्तर में लेटी रही और प्रार्थना करते हुए अपनी माला फेरती रही। इवन बिफोर, इससे पहले कि वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह कर पाते, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह हो पाता, हर लिप्स, उनके होंठ स्टॉप्ड, रुक गए, मूविंग, हिलना, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया, एंड द रोजरी और माला फिल, गिर गई, फ्रॉम हर, उनकी, लाइफलेस, लाइफ मतलब जीवन, लाइफलेस जिसमें जीवन ना हो, बेजान हो, फिंगर्स, उंगलियों से, निर्जीव उंगलियों से भी कह सकते हैं, बेजान उंगलियों से भी कह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अब पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांत, पैलर मतलब होता है पीलापन, स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट की शी वाज डेड, वो डेड हो चुकी हैं, वो मर चुकी थी। एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वो मर चुकी थी। दादी एक्सपायर कर गई बेटा, जीवन का अंतिम सत्य यही है, कितना भी सुंदर हो आप, एक दिन ये सारी सुंदरता, ये सारी दौलत सब यहीं छूट जाएगी और आप के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हमने लिफ्टेड हर ऑफ, लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है नीचे उतारना, हर मतलब उन्हें, हर लगा है दादी के लिए, हमने उन्हें नीचे उतारा ऑफ द बेड, बिस्तर से, हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा, एंड और एज इज कस्टमरी, जैसे कि प्रथा है, जैसा कि रिवाज है, लेड हर, उनको लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि एज इट कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है या फिर जैसी कि प्रथा है, हमने उन्हें पलंग से नीचे उतार कर जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड, और उन्हें ढक दिया, हर मतलब उन्हें, और उन्हें ढक दिया, विथ अ रेड, एक लाल साउट कफन से, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक, मॉर्निंग मतलब होता है रोना, बिलाप करना, शोक मनाना, तो कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर, हम उनको छोड़कर, अलोन, अकेला, हम उन्हें अकेला छोड़कर, टू मेक अरेंजमेंट, अरेंज मतलब होता है व्यवस्था करना, मेक अरेंजमेंट मतलब पूरा हो जाएगा, व्यवस्था करना, व्यवस्था करने के लिए चले गए, फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चले गए, या फिर उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। तो कुछ घंटे तक शोक मनाने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़कर उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, वी वेंट, हम गए, टू हर रूम, उनके कमरे में, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर, एक अर्थी लेकर। भैया बांस की स्ट्रेचर भी बनाई जाती है, गांवों में आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी की डेथ अगर आपने आसपास गांवों में देखी हो, तो एक बांस की लकड़ी से अर्थी बनाई जाती है। क्रूड स्ट्रेचर मतलब वही है, अर्थी कह दीजिए सीधा सीधा, कि हम शाम के समय अर्थी लेकर उनके कमरे में गए।
इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर। शाम के समय हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए, टू टेक हर, उनको ले जाने के लिए, टू बी क्रिमेटेड, दाह संस्कार करना। क्रिमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार करना, जला देते हैं ना शरीर को, हिंदुओं में और सिखों में जला देते हैं, मुस्लिमों में ज़मीन में दफन कर देते हैं, और क्रिश्चियन लोग भी शायद ज़मीन में ही गाड़ देते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि दाह संस्कार करना अर्थात जलाने के लिए, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनको दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए शाम के समय हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन, सूर्य वाज सिटिंग, अस्त हो रहा था, सूर्य छिप रहा था, या फिर सूर्यास्त हो रहा था, या फिर सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट, लिट मतलब होता है प्रकाश करना, और इसकी वजह से लिट था, प्रकाश हो रहा था, हर रूम उनके कमरे में, एंड बरामदा और बरामदे में, और इसकी वजह से उनके कमरे में और बरामदे में प्रकाश था, विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट होता है, गोल्डन मतलब सुनहरा, लाइट मतलब प्रकाश, तो सुनहरे प्रकाश की किरण, ब्लेज, सुनहरे प्रकाश की किरण, या फिर सुनहरे प्रकाश की चमक कह सकते हैं। ब्लेज मतलब हो जाएगा सीधा सीधा चमक, गोल्डन मतलब सुनहरा, लाइट मतलब प्रकाश, सुनहरी रोशनी भी कह सकते हैं, ठीक है, तो सुनहरी रोशनी की चमक भी कह सकते हैं, सुनहरे प्रकाश की चमक भी कह सकते हैं, और सुनहरे प्रकाश की चमक या फिर सुनहरी रोशनी की चमक उनके कमरे और बरामदे में लिट थी, फैल रही थी, ठीक है, सूर्य छिप रहा था, और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक लिट थी, फैली हुई थी। क्लियर? वी, हम, स्टॉप्ड, रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में या फिर बीच रास्ते में, हम बीच रास्ते में ही रुक गए, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के, हम आंगन के बीच रास्ते में ही रुक गए, ऐसे भी कह सकते हैं कि हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप, जहां, टू वेयर, राइट अप टू वेयर, जहां पर, सी, वहां, लेटी हुई थी, डेड, मृत, जहां वो मृत लेटी थी, राइट अप टू देयर मतलब जहां, एग्जैक्टली वहां जहां सी ले डेड, वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड, और लिपटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में, जहां वो लाल कफन में रैप्ड, लिपटी हुई, रैप्ड मतलब होता है लपेटना, लिपटी हुई, ले, मृत लेटी हुई थी, मृत पड़ी हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, थाउजेंड मतलब हजार, स्पैरो मतलब चिड़िया, हजारों चिड़िया, या फिर कह सकते हैं सैकड़ों भी कह सकते हैं, इन शब्दों को सुधार कर कहें तो सैकड़ों चिड़िया, क्योंकि कई सैकड़े इकट्ठे होकर हजार हो जाते हैं, तो हजारों चिड़िया सैड, बैठी हुई थी, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है फर्श, फर्श पर बिखरी हुई, बैठी हुई थी। तो हम आंगन के बीच में ही रुक गए, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, जहां वो कफन में लिपटी हुई, मृत पड़ी थी या फिर मृत लेटी थी, हजारों चिड़िया बिखरी हुई, स्कैटर मतलब बिखरी हुई, फर्श पर बैठी थी। देयर वर नो चिरम्पिंग, वो चिरम्पिंग नहीं कर रही थी, वो ची ची नहीं कर रही थी। वी, हमें, फेल्ट सॉरी, बहुत दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, हमें चिड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ कि भैया दादी एक्सपायर कर गई हैं, वही इन चिड़ियों को खाना खिलाती थी, अब दादी नहीं है तो इनको खाना कौन खिलाएगा, तो हमें चिड़ियों के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी माँ, फिच, ले आई, फिच मतलब लाना, ले आई, सम ब्रेड, कुछ रोटियां, फॉर देम, उनके लिए, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। सी, उन्होंने किसके लिए लगाया, मेरी माँ के लिए। सी, उन्होंने ब्रोक इट, इनको तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्होंने इन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ा। द वे बिल्कुल उसी तरह से माई ग्रैंड मदर यूज टू मतलब करती थी या किया करती थी। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड और थ्रू इट, इन टुकड़ों को थ्रू कर दिया, फेंक दिया। टू देम, उनकी ओर, किनकी ओर, उन चिड़ियों की ओर। और इन टुकड़ों को उनकी ओर फेंक दिया। द स्पैरोस, चिड़ियों ने, टुक नो नोटिस, बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, रोटी के इन टुकड़ों पर या फिर रोटी पर। चिड़ियों ने रोटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं पूरा मिटाऊंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलूंगा ना, थोड़ा सा छूट रहा है, उसको भी तो पकड़ना है। चिड़ियों ने रोटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। द स्पैरोस टुक नो नोटिस, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, रोटी पर। चिड़ियों ने रोटी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When, जब। वी कैरीड, कैरीड मतलब लेकर चले जाना। माई ग्रैंड मदर, कॉप्स मतलब होता है, कॉप्स का मतलब हो जाएगा डेड बॉडी, मृत शरीर। और कैरीड यहाँ पे लगा है ऑफ। कैरीड ऑफ का मतलब लेकर चले जाना। क्या लेकर चले गए? अपनी दादी माँ के कॉप्स, मृत शरीर को। जब हम हमारी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले गए, दे वे फ्लू, उड़ गई, अवे क्वाइटली, चुपचाप, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले ने या फिर सफाई करने वाले ने। स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, रोटी के इन टुकड़ों को स्वेप्ट, झाड़ू से इकट्ठा किया। इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कूड़ादान, और कूड़ेदान में डाल दिया। अगली सुबह या फिर अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन भी कह सकते हैं, अगली सुबह भी कह सकते हैं। तो अगले दिन सफाई करने वालों ने रोटी के इन टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। और ये चैप्टर आपका यहीं पर हो गया कंप्लीट। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि इस देश के हर घर तक डिज़ायर पॉइंट पहुंच सके। इस देश के हर घर में डिज़ायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं, और आसपास के क्षेत्र में जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं, उन सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश और 9वीं 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान भी काबिल और अनुभवी अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट उनके फ़ोन में है, बस उन्हें यूट्यूब पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करना है। तो अपने सभी मित्रों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। इस देश के हर घर तक पहुंचना है और इसमें आपको मेरी मदद करनी है। मैं, मेरी संस्था, मेरे अध्यापक आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप जितने भी बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उन सब तक डिज़ायर पॉइंट को पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट कोर्स, लाइव क्लासेस और नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरे चैप्टर के साथ किसी नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को इस देश के हर बच्चे तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस देश के हर बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और जिसके साथ शेयर करेंगे उससे कहेंगे कि वो भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।